गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आगे आप लोगों को क्वांटम संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये रूल, इनसे एक सूत्र का निर्धारण किया जाता है जिससे आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनली थ्योरी ऑफ हाइजेनबर्ग। तो देखिए हाइजेन जी ने क्या बताया, साइंटिस्ट थे हाइजेन, उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट कौन थे, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उस सिद्धांत को हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने हमको क्या बताया, पहले समझिए। देखिए किसी गतिशील कण की स्थिति, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग, किसी गतिशील कण की स्थिति और तथा संवेग का निर्धारण आप यथार्थपूर्वक नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए किसी गतिशील कण की स्थिति, कोई भी कण है, किसी गतिशील कण की स्थिति किसी गतिशील कण की स्थिति व संवेग का निर्धारण, संवेग का निर्धारण आप यथार्थपूर्वक नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि मतलब किसी गतिशील कण की स्थिति और तथा वेग दोनों का निर्धारण आप यथार्थपूर्वक नहीं कर सकते। अब आपको बताते हैं, जैसे किसी गतिशील कण की स्थिति को हमने डेल्टा एक्स माना, किसी गतिशील कण की मान ले रहे हैं हम, माना किसी गतिशील कण की स्थिति डेल्टा एक्स है, इससे शो करते हैं डेल्टा एक्स से। ठीक है, और वेग को किससे शो करते हैं, वेग मतलब संवेग, संवेग को शो किया जाता है डेल्टा पी से। तो देखिए संवेग क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m गुणे b, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, b इसका वेग है। तो देखिए यदि किसी गतिशील कण की स्थिति डेल्टा x, संवेग डेल्टा p हो तो अनिश्चितता के सिद्धांत की अकॉर्डिंग, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार एक सूत्र का निर्माण होता है या एक सूत्र निकल कर आता है। देखिए क्या निकल के आया, तो देखिए पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को सूत्र बताते हैं क्या सूत्र का निर्धारण किया गया। तो देखिए यानी हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी गतिशील कण की स्थिति और तथा संवेग दोनों का निर्धारण आप यथार्थपूर्वक नहीं कर सकते। देखिए इसकी अकॉर्डिंग ये क्या निकल के आया सूत्र, तो देखिए हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया,
देखिए जैसे स्थिति क्या हुई, डेल्टा एक्स हुई, ठीक है, और संवेग क्या हुआ, डेल्टा पी। तो डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बटे 4 पाई, ठीक है। इस सूत्र का प्रतिपादन किया गया, ठीक है, यानी किसी गतिशील कण की स्थिति क्या हुई, डेल्टा एक्स हुई, और किसी गतिशील कण का संवेग डेल्टा पी हुआ, इज ग्रेटर देन एच बटे 4 पाई, जहां एच क्या है, एच आप लोगों को बता चुके हैं प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.627 गुणे 10⁻27 अर्ग सेकंड, ठीक है। तो देखिए H क्या है, एक प्रकार से प्लांक नियतांक है, जिसकी वैल्यू 6.627 गुणे 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होती है। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स आप लोगों को बताया था स्थिति में परिवर्तन है, क्या है, स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। और देखिए डेल्टा पी क्या है, आप लोगों को बताया था संवेग में परिवर्तन। अगर किसी चीज में डेल्टा लगा है तो जाहिर सी बात है वहां पर परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और पाई की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे कितनी होती है, 22/7, या इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे किसी कण की हमें स्थिति दे दी, उसका वो संवेग पूछते हैं, तो इस वैल्यू के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप संवेग को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए इससे क्या मतलब कंक्लूजन निकल के आया, हाइजेनबर्ग ने इसका निम्न कंक्लूजन निकाला, निम्न निष्कर्ष निकाला, और हमको बताया कि उन्होंने बताया कि किसी कण की स्थिति व संवेग का निर्धारण या संवेग का गुणनफल h बटे 4 पाई के या तो बराबर होता है या उससे अधिक होता है, तो ये इस तरीके से देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया जिसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी गतिशील कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण आप यथार्थपूर्वक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सपोज दैट जैसे हमने गतिशील कण की स्थिति को डेल्टा एक्स माना और संवेग को डेल्टा पी माना, तो क्या हो जाएगा, एक सूत्र का प्रतिपादन होगा इस तरीके से। देखिए हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स गुणे डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच बटे 4 पाई, जहां एच एक प्लांक नियतांक है और आप पाई की वैल्यू रख सकते हैं 3.14, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में परिवर्तन है, और डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया, यहाँ पर देखिए हाइजेनबर्ग ने बताया कि किसी कण की स्थिति और संवेग का जो गुणनफल होता है वो h बटे 4 पाई के या तो बराबर होता है और या इसके गुणनफल से कुछ अधिक होता है। तो इस तरीके से हाइजेनबर्ग का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए रूल है अबाउ रूल, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ और दोबारा से एक सिद्धांत बताते हैं। अबाउ रूल इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, सभी को डिटरमाइंड इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, सभी में इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। देखिए दूसरा रूल है अबाउ रूल।
आबाउ नियम, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं आबाउ रूल। तो देखिए समझिए आबाउ रूल होता क्या है। तो देखिए जो आबाउ रूल है, देखिए जो आबाउ है ये एक प्रकार से कैसा है, जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है रचना करना, रचना करना, या आप कह सकते हो निर्माण करना। ठीक है, तो देखिए आबाउ रूल हमको क्या बताता है। आबाउ एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे आबाउ का नियम कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षकों में किस तरीके से प्रवेश करते हैं। लाइक पहले उच्च कक्षा में प्रवेश करते हैं, फिर इसके बाद निम्न कक्षा में प्रवेश करते हैं, इसकी अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किस एलिमेंट का किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए आबाउ रूल होता क्या है। तो आबाउ जो साइंटिस्ट हैं उनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, देखिए जो आबाउ थे उनके अनुसार उन्होंने हमको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न उपकोषों में या विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम डी कक्षा में पहुंच जाए, पहले एस में पहुंचेंगे, फिर पी में पहुंचेंगे, फिर डी में पहुंचेंगे, फिर एफ में पहुंचेंगे। तो देखिए आबाउ ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन मतलब विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन देखिए क्या करते हैं, विभिन्न कक्षकों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। पहले वे एस उपकोष में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे, उसके बाद एफ उपकोष में प्रवेश करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, सरल तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर ये कठिन लग रहा है। तो देखिए आबाउ ने क्या बताया, आबाउ के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले निम्न कक्षा की ओर प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद उच्च कक्षा की ओर प्रवेश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो लोअर में जाएंगे, उसके बाद हायर में जाएंगे। इस तरीके से देखिए आप लोगों को बताया था। ठीक है, एन, एल, एम और एन। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते थे। ठीक है, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। एन बराबर 1 रख सकते हो, एन बराबर 2 रख सकते हो, एन बराबर 3 रख सकते हो, एन बराबर 4 रख सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर वाली कक्षा हुई उच्च ऊर्जा वाली कक्षा। ठीक है, और ये वाली कक्षा हुई निम्न ऊर्जा वाली कक्षा। तो देखिए आबाउ ने बताया कि जो पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले
निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सरल है, इनको ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, सरल है बहुत ही। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे, तत्पश्चात जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अब ये उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब आप लोगों को बताते हैं किस तरीके से, देखिए आप बाउ ने रूल को प्रस्तुत किया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 1s 2s, रुकिए एक मिनट, देखिए पहले आपको सरल तरीके से बताते हैं किस तरीके से निकालते हैं। यदि हम देखिए n बराबर 1 2 3 4 रख दें और k l m n, तो ये जो मॉडल है ये एक प्रकार से 2D मॉडल था। ठीक है, आगे आप लोगों को बताया था 2D मॉडल के बारे में। इसके बाद जो नया मॉडल आया वो कौन सा था, 3D मॉडल। ठीक है, 3D मॉडल के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो देखिए K में कितने कोष होते हैं, S कोष होते हैं। ठीक है, एक कक्षक होता है। ठीक है, L में कितने होते हैं, S होता है और P होता है। M में कितने होते हैं, S होता है, P होता है और D होता है। ठीक है, N में कितने होते हैं, S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। ठीक है, S का गुणा जब 1 में करेंगे कितना निकल के आएगा, 1s। ठीक है, 2 का गुणा जब S में करेंगे कितना निकल के आएगा, 2s, और P में करेंगे तो कितना आएगा, 2p। ठीक है, देखिए इसमें देखिए 3 का S में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3s। ठीक है, और देखिए दोबारा से करेंगे 3p और D में भी करेंगे 3d। ठीक है, 4 का देखिए S में करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4s। नेक्स्ट 4p, नेक्स्ट निकल के आएगा 4d और 4f। इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है। आप लोगों को बताया था, देखिए जो s कक्षा होती है, आप लोगों को बताते हैं, एक मिनट रुकिए। देखिए जो s उपकोष होती है इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। एक इस तरीके से देखिए कक्षक होता है, s सब सेल में एक कक्षक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जाते हैं, 2 फिल किए जाते हैं। ठीक है, और जो p होता है इसमें कितने होते हैं कक्षक, 3 कक्षक होते हैं। इस तरीके से 3 कक्षक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं कितने, 6। ठीक है, d में देखिए कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं अरेंज, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। ठीक है, F में देखिए किस तरीके से होते हैं, F में कक्षक कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, जैसे इस तरीके से इसमें होते हैं F में 14। कितने होते हैं, 14। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर S में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। ठीक है, और S में कितने करेंगे, 2। तो आप देखिए S जहां जहां है वहां पर 2 कर दीजिए। ठीक है, और देखिए P में कितने करेंगे, 6। ठीक है, P में 6 कर दीजिए जहां जहां P है। ठीक है, और D में कितने करेंगे, 10। ये देखिए 10 है तो यहाँ पर भी मतलब 10 लिखिए। ठीक है, और F में कितने करेंगे, 14। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 14। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाते हैं जिससे आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये अच्छे से याद नहीं हो रही हैं तो आप लोगों को इसकी सिस्टमेटिक वो बताएंगे ट्रिक,
जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखिए, जैसे हमने 12 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, आगे आप लोगों को बता भी चुकी हैं किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे 12 मैग्नीशियम का। आप लोगों को बताया था 1s2 2s2 2p6 और 3s2। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ये देखिए एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 6 4 10 2 12। तो इसमें लास्ट कितने में जा रहा है, एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से देखिए निकालते हैं। दूसरा बताते हैं, देखिए जैसे हमने 25 मैग्नीज लिया, जैसे हमें मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिए। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे, आप लोगों को बताया था किस तरीके से देखिए निकालते हैं। पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब आप देखिए यहाँ पर कितने हैं, 25 है, और यहाँ पर देखिए 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 2 20 20 और 10 30, हमको कितने करने हैं 25। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 3d5 कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरी तरीके से करेक्ट है। 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 2 20 और 5 25। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाले हुए। अब आप लोगों को थोड़े बताते हैं जिसमें क्या होता है, जैसे Zn2+ हुआ, Cu2+ हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से निकालते हैं। देखिए जैसे हमने सपोज दैट लिया, जैसे हमने लिया देखिए Fe2+, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरीके से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe2+ का। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। आप लोग देख सकते हैं 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 2 20 और 6 26। तो आप लोग देख सकते हैं ये 26 पे आता है, 26 आयरन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब वो दे रहा है कि Fe2+ आयन, तो ये हमने किसका निकाला था, ये सिंपल आयरन का निकाला था। लेकिन इसमें जो देखिए आयरन है उसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया। ठीक है, ये देखिए Fe ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, जिससे आप 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लास्ट जो उपकोष है वो कितना है 4s2 है। तो 4s जो उपकोष होगा इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया। तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं क्योंकि Fe ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया जिससे वह Fe2+ आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए दूसरा, जैसे हमने लिया 29 कॉपर, ठीक है, कॉपर लिया कैसा, Cu2+ आयन का, इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखिए किस तरीके से निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर कितने पे आता है, 29 पे आता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले कॉपर का निकालेंगे, किस तरीके से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9, ठीक है। 2 2 4 6 4 10 तो 12 6 18 2 20 और 9 29, ये पूरी तरीके से करेक्ट है। कॉपर ने अपने क्या किए, कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया, जिससे ये किसमें चेंज हो गया, Cu2+ आयन में ये चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। आप लोगों को बताया था इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट उपकोष एस में प्रवेश कर रहा है। तो एस में से 2 इलेक्ट्रॉनों को हटा दिया जाएगा, जिससे 4s कक्षक डीजनरेट हो जाएगा या कहा जाए विलुप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें लास्ट जो निकल के आता है वो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। तो देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।